फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कोटा इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए मैंने बच्चों को गाइड करना शुरू कर दिया है और वन बाय वन, चैप्टर बाय चैप्टर हमारी वीडियोस आपके सामने आ रही है। सो टुडे टॉपिक इज द पोएम क्लास 10 डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से पूरा मैटर करेक्ट किया हुआ है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है या इसको कॉपी करना है, आप समझते चलिए। आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो द पोएम बिलोंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही सुंदर रचना में से एक है। आपके कोर्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 2 कविताएं प्रेजेंट की है, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। सो फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट और हमेशा इसका मोटो ये रहा है कि दुनिया को हम किसी न किसी प्रकार से प्रेरित करें, प्रेरणा दें, ताकि वो अपनी फ्यूचर लाइफ को कंटिन्यू अच्छे से कर सके। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। डस्ट ऑफ स्नो पोएम के अंदर, जिसका मतलब है बर्फ की धूल। तो आप इस टॉपिक को नॉर्मली लेके ना चले। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिलोंग टू सिंबोलिज्म। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अंदर जो क्वालिटी है वो है सिंबलिज्म, यानी वो प्रतीकवाद का कवि है। सिंबोलिज्म, अपनी पूरी कविताओं के अंदर वो प्रतीक शब्दों के माध्यम से कविता को एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पर भी बाय नेचर वो आपको एक सिंबल देता है, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल, जो कि सिंबल कर रही है यहाँ पर किस चीज को? इनएक्टिवनेस को, निष्क्रियता को, बोर्डम को, जीवन में आने वाले बुरे मूड को, पेंसिव मूड को। यानी हमारे अंदर अगर इनएक्टिवनेस आ रही है, अक्रियता आ रही है, अगर हम सक्रिय नहीं है, हम निष्क्रिय हैं, तो उसे हम डस्ट ऑफ स्नो कह रहे हैं। तो आइए लेट्स सी, देखते हैं इस कविता के अंदर कवि के साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसने अपनी पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो रखा है। तो इस पोएम के अंदर आप जानिए कि सबसे पहले तो इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। आपको पता है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट क्या होते हैं? ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जब कवि अपने बारे में कुछ बताना चाहता है, अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता है, तो ऐसे एस्पेक्ट को हम ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट कहते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट, सिंबोलिज्म इससे बिलोंग कर रहा है। और एक और पॉइंट आपके पास आ गया है कि ये ऑटोबायोग्राफी का कवि है। ऑटोबायोग्राफिक एलिमेंट इसकी कविता के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जब हम पोएम को रीड करते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेंजा दिखाई देता है इस प्रकार से, द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। इस पूरी कविता का जितना भी सारांश है वो आपको फर्स्ट स्टेंजा के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट स्टेंजा पर ध्यान दे दिया तो आपको पोएम के अंदर ज्यादा कुछ एफर्ट करने की नीड नहीं होगी। आई एम डैम श्योर। देखिए आप क्या कह रहा है वो, द वे अ क्रो। हुआ क्या, आपका कवि जो है एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। दिस इज अ ट्री एंड यहाँ पर आपका पोएट बैठा हुआ है। द ट्री इज हेमलॉक ट्री। इस पेड़ को हम क्या कहेंगे? हेमलॉक ट्री। ये हेमलॉक ट्री है एंड दिस इज योर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हेमलॉक ट्री का फीचर क्या होता है? ये जहरीला पेड़ होता है, पॉइजनस ट्री होता है। इसके अंदर येलो लीफ होती है। इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ड्राउजी, ऊँघ देने वाला, नींद देने वाला, निष्क्रिय कर देने वाला एनवायरनमेंट ये पैदा करता है, जहां पर कवि आकर के बैठ गया है। इस समय कवि पेंसिव मूड में है, वो पहले से ही पेंसिव मूड में है, लेकिन उस पेड़ के एनवायरनमेंट के कारण वो और ज्यादा दुखी हो जाता है और उसको नींद आने लगती है, वो इनएक्टिव होने लग जाता है। सो वहां से लाइन बोली जा रही है, सडनली इस पेड़ के अंदर एक कौवा कहीं से आकर के बैठ जाता है। यहाँ पर एक कौवा आता है और द वे ऑफ द क्रो वाज वेरी एनर्जेटिक। वो एकदम पेड़ के अंदर एंटर करता है। So what happened? The way a crow, जिस प्रकार से एक कौवा shook down on me, उस पेड़ के अंदर एंटर किया और मेरे ऊपर उसने अपने आप को झाड़ दिया। मतलब उसने इस प्रकार से मूवमेंट किया कि पेड़ का the dust of snow, पेड़ के ऊपर जो बर्फ जमी हुई थी वो पूरी की पूरी कवि के ऊपर आ गई। पूरी कवि के ऊपर गिरने से वो अलर्ट हो गया। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, यानी कि फटीग, बोर्डम, इनएक्टिवनेस, आलस। तो जो बर्फ है, व्हाइट स्नो इज सिंबल ऑफ फटीग, मतलब आलस, वो आलस का प्रतीक है।
कवि कहना चाह रहा है कि मैं बिल्कुल शांत पेंसिव मूड में बैठा हुआ था, कौवा एकदम आया और कौवे ने आकर के उस पेड़ को इस प्रकार से एक्टिव किया, इस प्रकार से मूव किया कि उस पेड़ की जितनी भी गंदगी थी वो उसके ऊपर चढ़ गई, जिससे वो खुद अलर्ट हो गया और उसने अपने आप को क्या किया, क्लीन करना शुरू किया, जिसके कारण वो उस क्रो को थैंक यू दे रहा है कि उसकी वजह से उसका बहुत सारा टाइम बच गया, वरना वो अपने पूरे समय को इसी प्रकार से बर्बाद कर देता। आगे आप जब कविता को पढ़ते हैं दोस्तों तो सेकंड स्टेंजा पे लाइन आती है, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। यहाँ पर जो मीनिंग आया है रूड का मतलब है पछताना, रिग्रेट करना, यानी जो समय बिगाड़ करके मैं बाद में पछताता, मुझे रिग्रेट फील होता, तो थैंक्स टू द क्रो कि उसने मेरा काफी सारा समय बचा लिया और मेरे पेंसिव मूड को उसने ऑप्टिमिस्टिक, आशान्वित कर दिया, मुझे होपफुल कर दिया कि मैं अपनी लाइफ को इस प्रकार से स्पॉइल ना करूं। तो देखा आपने, यहाँ पर अब आप ये जान लीजिए कि जो क्रो है, द क्रो इज ए सिंबल ऑफ एक्टिवनेस। कौवा यहाँ पर एक्टिवनेस का सिंबल है, आप होप सिंबल कह सकते हैं उसे, ऑप्टिमिज्म कह सकते हैं, एंड डस्ट ऑफ स्नो इज अगेन अ सिंबल ऑफ fatigue and inactiveness, and hemlock tree also symbol of inactiveness। यहाँ पर मैसेज क्या डिक्लेयर किया गया है, देखिए, aside the sorrowful and pensive mood, कि आपको अपने जीवन में दुख से भरा हुआ मूड, उदासी, इनएक्टिवनेस, इन सब चीजों को अपने जीवन से हटाना होगा, else you will destroy your life। आप आपके बचे हुए जीवन को बर्बाद कर देंगे, खराब कर देंगे। कवि ने बहुत ही सुंदर सिंबलिज्म यूज करके आपको जीवन की प्रेरणा दी है। इस पोएम के अंदर आपने क्या क्या इफेक्ट देखे हैं, तो आप